बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11th, फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट, लेक्चर नंबर 9, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ कॉमनली यूज, जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं किसी एलिमेंट के एस्टोप्स को फाइंड आउट करने के लिए और एलिमेंट के एस्टोप्स के मासेस को फाइंड आउट करने के लिए। आप ये भी कह सकते हैं कि उस एलिमेंट के मासेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के भी मासेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को भी फाइंड आउट करने के लिए भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा तारीफ देखें, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं किसी एलिमेंट के एस्टोप्स को फाइंड आउट करने के लिए और एलिमेंट के एस्टोप्स के मासेस को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखें, जैसा कि लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉमनली यूज्ड टू मेजर, क्या चीज़ है? एस्टोप्स ऑफ एन एलिमेंट एंड मासेस ऑफ एस्टोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के बारे में हम भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री को मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस करती है, लेकिन हायर क्लासेस में हम जाके इसको डिस्कस करते हैं। अब देखें, अच्छा, अब क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह हम चलते हैं। वो एलिमेंट था कि सैंपल की सूरत में था, कुछ भी था। सबसे पहले हम उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इंजेक्ट कराएंगे। किस हालत में कराएंगे आप? गैसियस हालत में। उसको आप इंजेक्ट कराएंगे गैसियस हालत में। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आप उसको आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज करने के बाद आप उसको एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करने के बाद आप उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे उसकी किस बुनियाद पे? मास ओवर चार्ज रेशो की बुनियाद पे, M/E। मास ओवर चार्ज रेशो की बुनियाद पे आप उसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद आप उसको डिटेक्ट करेंगे, उन एलिमेंट को, उन सैंपल को डिटेक्टर पे, जिसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और फिर आप रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? मास स्पेक्ट्रोग्राफ पे, जिसको मास स्पेक्ट्रम का नाम भी दिया जाता है। दोबारा देखें कि हम उस एलिमेंट को ले रहे हैं, उसके मासेस फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसके एस्टोप्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? सबसे पहले आप वो सैंपल लेंगे, उसको इंजेक्ट कराएंगे मास स्पेक्ट्रम के अंदर। किस हालत में कराएंगे? गैसियस हालत में। अगर वो आपके पास लिक्विड या सॉलिड हालत में है तो आप उसको गैसियस हालत में ले जाएं। तो उसके बाद हम उसको आयोनाइज कराएंगे। आयोनाइज करने के बाद आप उसको एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करने के बाद आप उसको सेपरेट करेंगे, मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पर डिटेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ये स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं। अच्छा, वो कैसे होगा, किस तरह होगा, ज़रा देखें। सबसे पहले आपने क्या किया जी? सैंपल को इंजेक्ट कराया यहाँ से। किस हालत में कराया? गैसियस हालत में। आयोनाइज करना था। आयोनाइज करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम होनी चाहिए। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें या इलेक्ट्रॉन बीम कहें, तो वो हमें कहाँ से मिल रही हैं? वो हमारे पास था हीटेड फिलामेंट। वहाँ से हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है, जो कि कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है। आप अगर डिस्चार्ज ट्यूब को देखें, कभी क्लास 9th के अंदर जाएं, तो कैथोड से कुछ रेज़ खारिज होती थी, जिनको कैथोड रेज़ भी कहा जाता था, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम भी दिया गया। ये वही हैं। उसी तरह एक हीटेड फिलामेंट से हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही हैं, जिनका काम क्या है? आयोनाइज करना उस किसको? उस सैंपल को। तो सैंपल यहाँ से एंटर हुआ, तो हमने उस पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई हीटेड फिलामेंट के ज़रिए, तो वो आयोनाइज हो जाएगा, अपने आयंस के अंदर तब्दील होगा। ये
n क्यों लिखा है? क्योंकि जो मासेस, जो ज़्यादातर सैंपल होता है आपके पास, वो हमेशा मेटल की फार्म में होता है। ज़ाहिर है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मेटल की फार्म में ही होते हैं। तो क्या किया हमने? पहले स्टेप में हमने सैंपल को इंजेक्ट कराया, उसके बाद हमने उसको आयोनाइज़ करना था। हमने उसको आयोनाइज़ कराया हीटेड फिलामेंट के ज़रिए, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने जोड़ा हुआ था। यहाँ पे हमारे पास नीचे एक आयन कलेक्टर है, ठीक है। वो आयन जो देखें जिसमें को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने जोड़ा हुआ है, जो कि एनोड का काम कर रहा है। जो कैथोड रेज आती थी वो किसकी तरफ मूव करती थी? एनोड की तरफ। इसी तरह हमने आयन कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये हीटेड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के जो टकरा रही थी उस सैंपल पे, जिस सैंपल को हमने इंजेक्ट कराया हुआ था, तो अब यहाँ तक हमारे पास आयोनाइज हो चुका है। अब क्या करना है? हमने एक्सेलरेट करना है। एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास एक नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि किस हालत में है? परफोरेटेड, यानी सुराखदार है, उसमें से सुराख है, जालीदार है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। कितना? हम जो पोटेंशियल डिफरेंस इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर लेते हैं वो 500 से 2000 वोल्ट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कौन प्रोवाइड कर रहा है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास जिसमें नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखें जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वालों को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो क्या करेगा? वो इसको अट्रैक्ट करेगा और बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीडी, क्योंकि ये जब हम 500 से 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं तो ज़ाहिर है वो बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पे अट्रैक्ट, रुकने की बजाय वो इन परफोरेटेड सुराखों से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ें लगे हुई हैं जी? दोबारा देखें कि हमने क्या किया है। यहाँ तक तो हमने आयोनाइज़ किया था। आयोनाइज़ करने के बाद हमारे पास नेगेटिव का एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यार करंट है, इलेक्ट्रॉन थे। तो उसने क्या किया? उसको उस आयोनाइज होने वाले सैंपल को अपनी तरफ खींचा बहुत ही स्पीड के साथ, जो वोल्ट था 500 से 2000 वोल्ट का। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास आगे 2 स्लैट्स थे। स्लैट्स ये क्या काम कर रहे हैं? ये एक रास्ता फराहम करते हैं उनको, आयंस को, एक ख़ास रास्ता, यानी एक यहीं से इस होल में से, इनमें से दरमियान में एक होल होगा, यहाँ से ये मूव करते हुए आगे जाएंगे। बाकी अगर ये यहाँ पर टकरा रहे हैं तो रुक जाएंगे, इधर टकरा रहे हैं तो रुक जाएंगे, इधर तो ये जाएंगे तो उसी जो उन्होंने सुराख दिया हुआ है, होल दिया हुआ है, वहीं से ही जाएंगे, ठीक है, स्लट्स से। अब यहाँ पे क्या ये मैग्नेटिक फील्ड था, इसका क्या काम है? क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पे। ये इनको उनकी एम ओवर यानी मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे स्प्लिट कर देगा। अगला जो हमारा सेपरेट करने का काम था वो यहीं पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड पे आगे। तो इसने उसको क्या करना है? सेपरेट कर देना है अकॉर्डिंग टू मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे। क्योंकि जो सैंपल आपने लिया हुआ है उस पे आइसोटोप्स तो होंगे, और हर आइसोटोप्स का हमने पढ़ा हुआ है उनका मास तो डिफरेंस होगा, तो उनको मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे डिफ्लेक्ट कर देगा, सेपरेट करेगा, अलग करेगा। तो ये क्या होता है? मास और चार्ज, अक्सर जो एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन उस पर टकराया था, उसने आयोनाइज यहाँ पे कैसे हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन थे उसके आखिरी शेल के अंदर, वो वहाँ पे आके टकराया सैंपल, उस सैंपल पे आके ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराई तो वो आयोनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सा चार्ज आना था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वालों को हम केटाइन कहते हैं। अब ये जो मास है, अब यहाँ पे देखें जो मास, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यहाँ पे रिकॉर्ड जो स्पेक्ट्रम पे बना हुआ है ये 22, तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी सैंपल था उसका मास था क्या? 22 और 21 और 20। चार्ज कितना था? चार्ज हमेशा याद रखें एक ही इलेक्ट्रॉन खारिज होता है, निकलता है अक्सर +1 तो यही +1 सॉरी यहाँ पे यानी +1 इसी मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पर ही उसने इसको क्या करना था? सेपरेट करना था।
किसने? मैग्नेटिक फील्ड ने। तो ये इसको उनकी मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे सेपरेट आउट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर है, मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे इसको डिफ्लेक्ट कैसे करेगा कि जो जिनके मासेस कम होंगे मैग्नेटिक फील्ड उनको मोर डिफ्लेक्ट करेगा। ये याद रखें, अहम बात है कि लेस मासेस वाले क्या हो रहे हैं? मोर डिफ्लेक्शन शो करेंगे, ज़्यादा। अब आप इनमें तीनों में से कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट, किसका मास कम होगा? ये जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अरे जो पहले वाला जो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला, इसका मास लेस है एज़ कम्पेयर टू इस और दिस के, इसका मास इससे लेस है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास 20 वाला मास वाला, यहाँ पे 21 वाला, यहाँ पे 22 वाला स्ट्रोब आके शो होंगे डिटेक्टर पे, जिसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे दोबारा हम इसको ज़रा रिपीट कर लें कि हमने किया था। सबसे पहले सैंपल को इंजेक्ट कराया था, फिर उसको आयोनाइज़ कराया। आयोनाइज़ करने के लिए हमने हीटेड फिलामेंट लिया हुआ है जिसके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, और हमने उस सैंपल पे उन इलेक्ट्रॉन की बौछार की तो वो आयोनाइज़ हुए। आयोनाइज़ होने के बाद हमने उनको एक्सलरेट करना था। एक्सलरेट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसका जो वोल्टेज थे वो 500 टू 2000 वोल्ट के थे। और उसके बाद हमने आगे दो स्लेट लगाए हुए हैं, उनमें से एक होल हैं दोनों में से, दोनों के अंदर, तो वो उसी रास्ते से निकल के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे पहुँचे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड ने उनको मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे सेपरेट किया है। सेपरेट के में आगे हमने डिटेक्ट करना था, और वहाँ पे आके हमारे पास डिटेक्टर पे शो होंगे सिग्नल की सूरत में। अच्छा, तो आगे हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे पास थी कि जो सैंपल था उसकी जो हम जो इंजेक्ट जब करा रहे थे, प्रेशर कितना रखा हुआ था? बहुत ही कम होता है, होता है 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 टार। टार प्रेशर के यूनिट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 ATM बराबर होता है 760 टार के। तो हमने टार कितना लिया है जी? और 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना कम है प्रेशर। ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन कि कितना आपने प्रेशर लिया था, कितने वोल्ट का आपने करंट दिया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लिया था उसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है। वाई वी यूज़ मैग्नेटिक फील्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, कि वो क्या करता है, उनको एलिमेंट को, उनकी आइंस को उनकी मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे सेपरेट करता है। ये चंद बातें आपने उनको बता देनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन MCQs में भी आपसे पूछ सकते हैं। यहीं से हमारे पास एक और चीज़ बनती है मैथमेटिकल, यहीं से बनता है मैथमेटिकल। जो हमारे पास आता है वो क्या था? M/E = H²। ये H क्या है? H है जी मैग्नेटिक फील्ड, पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो होती है वो H होता है, वो वहाँ पे आके शो हो रहा है। और हमारे पास आता है R²। R क्या है? ये रेडियस है। ये जब मैग्नेटिक फील्ड उनको डिफ्लेक्ट कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेडियस बनता है, रेडियस बनेगा ना ज़ाहिर है। यहाँ से आप वापस इसको इधर ले जाएं, इधर, और इसको इधर ऐसे अगर रिप्रेजेंट कराएं हम इसको इधर, तो यहाँ से दरमियान से यहाँ तक का फासला, फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला, से यहाँ तक का फासला, ये R है। रेडियस को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो R² डिवाइडेड बाई 2E। ये E क्या है? ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहाँ से हमारे पास वो मैथमेटिकल क्वेश्चन इक्वेशन बन जाती है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ तक आए हुए थे कि डिटेक्ट कर लिया था। डिटेक्ट करने के बाद हमारे पास एम्पलीफाई उस सिग्नल को मज़ीद बढ़ा देगा। और यहाँ पे हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ
कि एक्स एक्सिस पे हम मासेस लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस लेते होते हैं जो हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं उनकी, जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी। यानी हम एक्स एक्सिस पे मास और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस को शो कराता है। अब यहाँ पे देखें कि कितनी पीक्स ज़ाहिर होती हैं। एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। कितनी पीक्स हैं और पीक्स किसको ज़ाहिर करती हैं? तो और जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ज़रा देख लें कि हाइट ऑफ द पीक्स इन मास स्पेक्ट्रम किसको शो किसको कर रहा है, हाइट ऑफ द पीक। ये क्वेश्चन पास्ट यानी लास्ट 5 ईयर पेपर्स में आता है, आया हुआ है। और नंबर ऑफ पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम किसको शो कर, दो तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोग्राफ से आपसे पूछ सकते हैं कि हाइट ऑफ पीक और नंबर ऑफ पीक्स। ये आप बताएं कि हाइट ऑफ पीक्स किसको ज़ाहिर करती है और नंबर ऑफ पीक्स किसको ज़ाहिर करती हैं। कमेंट करके आप बताएंगे, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा इंशाल्लाह। कल से मुराद के आप बताएंगे ना, सोचेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, और एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है जी कि जो आप सेपरेट करते हैं आयंस को किस बुनियाद पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन भी है, सेपरेशन ऑफ एस्ट्रोप ऑन द बेसिस कि आपने एस्ट्रोप्स को जो वहाँ थे आयंस थे उनको किस बुनियाद पे सेपरेट करते हैं, मास और एमओआर यानी मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे। यहाँ तक हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे जो हमने मैथमेटिकल लिए हुए है उसको थोड़ी सी उसकी वजाहत हम करेंगे, लेकिन दोबारा आप देखें कि हम क्या पढ़ रहे थे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ रहे थे। एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी एलिमेंट के एस्ट्रोस फाइंड करने के लिए और एलिमेंट के मासेस फाइंड करने के लिए। हमने सबसे पहले इंजेक्ट कराया सिंपल, उसको आयोनाइज किया हीटेड फिलामेंट के ज़रिए, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करके। वो जब आयोनाइज हुआ तो आयोनाइज होने के बाद हमने उसको एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके 500 से 2000 वोल्ट का। यहाँ से हमने आगे 2 स्लेट लगाए हुए थे, उन स्लेट के दरमियान में होल थे और वहाँ से वो एस्ट्रोप्स मूव करके आगे मैग्नेटिक फील्ड तक पहुँचे। मैग्नेटिक फील्ड ने उनको उनकी मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे सेपरेट कर दिया। जिनका मास लेस था वो मोर डिफ्लेक्ट होते हैं और जिनका मास ज़्यादा होता है वो लेस डिफ्लेक्ट होते हैं। अच्छा, अब आगे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के बाद मास स्पेक्ट्रोग्राफ है जहाँ पे हमें पीक्स शो होती हैं। नीचे एक्स एक्सिस पे मासेस और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस शो हो रही है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हाइट ऑफ पीक और नंबर ऑफ पीक्स किसको ज़ाहिर करता है। यहाँ पे सेपरेट M/E यानी आप सेपरेशन ऑफ एस्ट्रोप्स को किस बुनियाद पे करते हैं, M/E की बुनियाद पे। ये हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राफ था। अब उसकी जो मैथमेटिकल यहाँ से बनी थी, मैंने आपको बताया कि चार्ज और मास रेशो की बुनियाद पे जब वो चेंज करता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया हुआ था उसकी पावर क्या थी, वो रिप्रेजेंट करते हैं आप H से। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करते हैं E से, और जो रेडियस यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रही थी वो हम R से ज़ाहिर करते हैं और ये M/E है। दोबारा देखें मैथमेटिकल को, यहाँ पे हमारे पास M/E यानी मास और चार्ज रेशो जिसको मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट करता है उसकी किसी भी एस्ट्रोप को उनकी मास और चार्ज रेशो की बुनियाद पे, तो वो एच मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है उसको आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 ये पूरा जो हम रेडियस बनाते हैं वहाँ से इस तरह हम उसको ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मास और रेडियस ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम होगी, डायरेक्टली मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो रेडियस है, ज़ाहिर है
मास के बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास के बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा। मास जिनका ज़्यादा था उनका रेडियस हमने कहा ज़्यादा है। यहाँ हम देखें वो मोर कम डिफ्लेक्शन शो करते हैं, तो इनका रेडियस भी यहाँ पे ज़्यादा है जिनका मास ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक यानी ई को इस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, ई ओवर चार्ज, तो यहाँ पे जब वो आएगा तो फिर वो रेडियस के डायरेक्ट हो जाएगा, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से भी रेडियस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से भी की पावर ज़्यादा होगी तो भी रेडियस बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बढ़ाने से भी रेडियस बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एच भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, और मैग्नेटिक फील्ड एच, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जब हम बात करते हैं फिर एच नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी वो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये इसके नीचे आएगा, और रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इन्वर्स है। मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप 1/h² आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ये इन्वर्स होंगे। दोबारा देखें कि हम मैग्नेटिक फील्ड में जो मैथमेटिकल हमारे पास फॉर्म आई थी वो थी m/e = h²r² / 2e। जो h है वो मैग्नेटिक फील्ड की पावर को ज़ाहिर करता है, r रेडियस है, और e इलेक्ट्रिक फील्ड है, m/e मास और चार्ज रेशो है। अब यहाँ पे जो h है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इसको h को इधर लेके आएँ तो ये एक दूसरे के आपको उलट नज़र आएंगे, रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लेके जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और r एक दूसरे के डायरेक्ट नज़र आते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा ही होता है। और जो इसके अलावा जो मैग्नेटिक यानी मास और चार्ज रेशियो है वो भी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारा आज का टॉपिक था। शुक्रिया।